डॉक्टर अंजन, आप बताया जाता है कि जिस समय ये तबाही आई, ना तिब्बत में उस वक्त बारिश हो रही थी और ना नेपाल में उस वक्त बारिश हो रही थी। तो फिर सवाल ये कि आखिर बिना बारिश के इतनी बाढ़ कैसे आई, जब भारी बारिश हुई ही नहीं, इतना ज्यादा पानी, इतना ज्यादा मलबा आया तो आया कहां से? ये सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है। नहीं, ये तो जब ये ग्लेशियर एवलेंस होते हैं तो उसमें बारिश का जो पहले भी कुछ 2-3 इवेंट जो हमारे इंडिया में हुए हैं, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स आई कि ये बहुत बड़ी बादल फट गए या बारिश हुई है, ऐसा तो नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस इवेंट्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये ग्लेशियल एवलेंस का इवेंट है, जहां पे ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट के गिरता है या ग्लॉक्स का जो एरिया है वो टूट जाता है, या वो वहां पे कोई सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, या वहां पे कोई क्रैक होता है जिसका जो वाटर वहां पे इंपाउंडेड है। ये जो 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर लंबे लंबे ग्लॉक्स होते हैं जहाँ पे बहुत पानी होता है, और थोड़ा सा भी कुछ एक्टिविटी हुआ तो वो पानी क्रैक करके निकल जाता है। इसलिए इसका जो हमें जिसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग है, इसको बहुत मुश्किल होता है करने के लिए। तो हर ग्लेशियर, सौम्या जी ने जो बात सही कही, बहुत सही कही कि हर ग्लेशियर लेक का हमें मॉनिटरिंग करना है, खासकर जो क्रिटिकल बताए गए हैं उसका मॉनिटरिंग करना है, जो कि नहीं हो पा रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि ग्लेशियर लेक हाई हिमालयाज में कंबाइंड लेक्स होते हैं, जैसे वो इंडिया और नेपाल के साथ में होंगे या चीन और नेपाल के साथ में होंगे, तो इसमें हमें ज्वाइंट मॉनिटरिंग सिस्टम करना होता है, जिसमें हम डेटा एक दूसरे को देते हैं, और वहां पे मेन प्रॉब्लम है। तो ये ज्यादा जो मैं, एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये इवेंट ऐसा होता है, उससे ज्यादा ये पॉलिसी का इशू है, जिसमें देश साथ में नहीं आ रहे हैं। और आपको पता है कि साउथ एशिया जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन स्टेट्स है, क्योंकि वहां सब आपस में एक दूसरे से बहुत सामूहिक रूप से काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसके कारण जी 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 डॉक्टर डी चौनियाल, चीन का तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन अथॉरिटीज हैं और उनके पास जो हाईटेक निगरानी नेटवर्क हैं वो हैं। इसके अलावा स्थानीय वैज्ञानिक टीम है जो इन झीलों पर लगातार नजर रखते हैं और उन्हें पहले से अलर्ट मिलता है। इस पूरी घटना को जरा आप ब्रीफ करिएगा। क्या चीन को अलर्ट मिला, उसने नजरअंदाज किया, या चीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया? अलर्ट आया लेकिन उसने जरूरी नहीं समझा कि नेपाल को अलर्ट करे। मैडम, ये तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा, डिटेल में जब जाएंगे तो तब पता लगेगा कि ये क्या स्थिति है। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि हमको यहाँ पर जितनी भी ग्लेशियर लेक्स हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको धराली की घटना का उदाहरण दूं, तो धराली के कैचमेंट पर, धराली का जो इंसिडेंट हुआ उसके कैचमेंट में तो कोई भी लेक नहीं थी। इसी तरह से जब ऋषिगंगा में फ्लड आया तो ऋषिगंगा के सोर्स पर भी कोई लेक नहीं थी, बल्कि वहां पर ग्लेशियर का एक बड़ा भाग टूट करके नीचे गिरा था। और धराली में भी लगभग इसी तरह की घटना घटी थी कि कोई ग्लेशियर का क्रिवास से कोई बड़ा आइस रॉक टूट करके नीचे आई, उसने इंपाउंड किया ग्लेशियर में ही, उसने रोका, पानी को रोका, और फिर वो पानी धीरे से नीचे की तरफ मोरेनिक मटेरियल को बहा के लाया। अब ये बात ठीक है कि चाइना का इसमें क्या रोल है, इस पर तो मैं ये कहूंगा कि अगर वहां पर इस तरह की कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज अगर चल रही हैं और उसके ब्लास्ट से या उनके एक्टिविटीज से इस तरह के ग्लेशियर का टूटना या लैंडस्लाइड का होना हो, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रश्न है कि भाई इसको आगे देखा जाए कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। और नेपाल का कहना अगर यह है कि हमको वार्निंग नहीं दी गई, क्या वहां पर चाइना कह रहे हैं कि हमें 45 मिनट देरी से वार्निंग मिली है, समय से नहीं तो मिली। अगर क्या चाइना को ये मालूम था कि ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया? अगर उनको मालूम था और उन्होंने सूचना नहीं दी, तो ये एक प्रश्न है कि चाइना ने ये बहुत बड़ी गलती करी है और इससे नेपाल को काफी नुकसान हुआ है। नरेश पंत जी, क्या हमें त्रिपक्षीय सिस्टम की जरूरत है? चीन, नेपाल और भारत मिलकर क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म पे काम करें और इस तरीके की घटनाओं को रोके आगे से। बिल्कुल, जरूर जरूर इसकी जरूरत है। मतलब साइंस, जैसे मैंने कहा, बाउंड्रीज नहीं जानता। मैं दो बातें और इसी में ऐड करना चाहूंगा क्विकली। एक कि जो हमारी हाई रिस्क लेक्स हैं उन पे काफी फोकस है। हर स्टेट जो SDMA है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो उस पे फोकस करके काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ इस बात को, कई जगह पे रियल टाइम मॉनिटरिंग की पूरी कोशिश हो रही है और
डाटा जनरेट होता है. सो दैट इज समथिंग विच वी आर टेकिंग केयर ऑफ इन इंडिया. तीसरी बात मैं एक चीज और इसमें डालना चाहूंगा या कहना चाहूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस इवेंट से भी वो रिलेटेड है. पहली बात तो ये नेचुरल इवेंट्स है. ये डिजास्टर तब हो जाती है जब पॉपुलेशन को इससे इंटरेक्ट करती है. अदरवाइज ये आदिकाल से होती हैं. अगर हम कहें जियोलॉजिकल टाइम में तो ये होती हैं. तो इशू ये है कि कहीं हम इसमें कुछ कमी करते हैं. मगर इसमें सबसे बड़ा एडिशन जो होता है, आप देखिए तस्वीर जो साथ में दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारा सिल्ट और लूज मटेरियल है. वो लूज मटेरियल किस लिए है? क्योंकि जब हम छेड़छाड़ करते हैं उन चैनल से, कंस्ट्रक्शंस वगैरह करते हैं, तो हम उसको मैनेज नहीं करते, जो मटेरियल आता है जो लूज हो जाता है, और वो बाद में एक तरह से नुकसान का कारण होता है. सो मुश्किल ये है कि हमें उस लूज मटेरियल जिनको हम सेडिमेंट्स वगैरह कहते हैं, कई साइजेस के हैं, उसको मैप और मैनेज करने की जरूरत है, जिससे नुकसान डाउनस्ट्रीम में कम से कम. डॉक्टर अंजल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब बिहार के 9 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, उत्तर प्रदेश के 6 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं. भारत में इस त्रासदी का क्या असर होगा? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने खुद ही कहा, जो 2 स्टेट्स हैं जो कि नेपाल से लगे हैं, जिनकी जो पानी है वो कंपाउंड विरासत है. जो पूरा गंगा यमुना का सिस्टम है जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल में बहता है, उसका ये जो पानी है ये पूरा वहाँ चीन और नेपाल से ही पानी आता है, जो कि हमारे गंगा के प्रदेश जो है उसमें बहता है. तो जो कुछ भी अगर इसमें चेंजेस आते हैं अपस्ट्रीम में, उसका डाउनस्ट्रीम में बहुत बड़ा असर होता है. आपको पता है कि यूपी के कुछ जिले और बिहार के कुछ जिले हमेशा डूब के जिले माने जाते हैं. कम से कम 20 से 40% उनके जो जगह है वो हर समय बाढ़ से प्रभावित रहते हैं. तो इसमें जो प्रीवियस स्पीकर्स ने हमें कहा है कि हमें बाढ़ का अगर नियंत्रण करना है तो हमें एक दूसरे से बात करनी होगी. हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट सजेशन हमें निकल के नहीं दिख रहा है. एक तो वो बात हो गई. दूसरी की इस तरह की जो एक्सट्रीम इवेंट घटना है जिसमें एकदम टाइम बहुत कम मिलता है हमें, हम तो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज हैं, तो उसमें हमें बहुत देखने की संभावना है कि किस तरह से हम अपना जो है अपने घर को ठीक से रख सके. और उसके लिए बहुत सारे जो हैं, जो कि रिसीव विजडम है, बहुत सारा कि ऑलरेडी दिखा गया है. अब पॉलिसी एक्शन लेने की ज्यादा जरूरत है. वही वहां पे हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं. ये मेजर प्रॉब्लम है.